हेलो एवरीवन, वेलकम टू जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू। आई एम श्रीमी श्रीवास्तव और आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम कंटिन्यू करेंगे अपनी ये सीरीज जहां पे हमें डिस्कस करना है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, राइट। तो आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम डिस्कस करेंगे इस पूरे इसमें जितने भी आपके आर्टिकल्स आते हैं, आर्टिकल 1, 2, 3, 4, उसको हम डिस्कस करेंगे। बट जो फॉर्मेशन हुआ आपके स्टेट का वो किस तरीके से हुआ, कौन सी कमिटीज इन्वॉल्व थी, वो भी हम आज के इस पर्टिकुलर सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्टिंग विद द कमिटीज कि वो कौन सी कमिटीज थी जो आपके स्टेट के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व थी, उनकी क्या रिकमेंडेशंस थी और उसके बाद कितनी कमिटीज आई वो डिस्कस करेंगे। देन आर्टिकल्स को हम डिस्कस करेंगे और जानेंगे करेंटली हमारे देश में अभी कितने स्टेट्स और कितने यूनियन टेरिटरीज हैं और क्या रिसेंट चेंजेस हुए हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन को स्टार्ट करने से पहले कि अगर आप किसी भी स्टेट जुडिशरी एग्जामिनेशन को टारगेट कर रहे हैं तो वी हैव नीति फाउंडेशन बैच जहां पे आपकी कंप्रीहेंसिव तैयारी कराई जाती है। एट द सेम टाइम अगर आप किसी भी स्टेट के एपीओ की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे पास एपीओ का फाउंडेशन बैच है, अभियोजन बैच, जहां पे सेवरल स्टेट्स के एपीओ की तैयारी कराई जाती है। कंप्रीहेंसिव आपकी तैयारी होती है और जैसा पैटर्न होता है एपीओ एग्जाम का जिस स्टेट का, उस हिसाब से कवरेज कराया जाता है यहाँ पे इस अभियोजन फाउंडेशन बैच में, जो यूपी एपीओ, बिहार एपीओ या अदर स्टेट के एपीओ को बेसिकली आप टारगेट कर सकते हैं, मल्टीपल स्टेट्स के एपीओ को, राइट। नाउ आज के सेशन में हमें कवर करना है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी और स्टार्टिंग विद कि भाई कौन सी कमिटी बेसिकली इन्वॉल्व थी आपके रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट में। तो जब स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन हो रहा था तो सबसे पहले आपकी एक कमिटी बनी एसके धार कमीशन, ठीक है। अब ये कमीशन बना आपका जून 1948 में, राइट। 1948 में इस कमीशन के जो मेंबर्स थे वो है आपके एसके धार जो चेयरपर्सन थे, ठीक है, जगत नरेन लाल और साथ में पन्ना लाल जो है वो आपके इस कमीशन के बेसिकली मेंबर थे, राइट। अब इन्होंने रिकमेंडेशन दिया कि भाई एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस को देखते हुए हमें जो है स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन करना चाहिए। इतना ही नहीं, इन्होंने एक रिकमेंडेशन और दी थी, दैट इज कि हमें ना लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन करना चाहिए। फिर उसके बाद आपकी कमिटी आई, दैट इज योर जेवीपी कमिटी, ठीक है। अब ये कमिटी फॉर्म करी गई इन द मंथ ऑफ दिसंबर 1948 और दिसंबर 1948 में इस कमेटी के जो मेंबर्स थे वो है आपके जवाहरलाल नेहरू जी, वल्लभ भाई पटेल और पटाभी सीतारमैया जो है इसके मेंबर्स थे इस कमेटी के। अब इस कमेटी का ऑब्जेक्टिव क्या था कि जो ये एसके धार कमीशन था इसकी रिकमेंडेशन को स्क्रूटनाइज करना इस कमेटी का ऑब्जेक्टिव था, एसवीपी कमेटी का, ठीक है। यहां पे इन्होंने रिजेक्ट कर दिया इस रिकमेंडेशन को कि हमें लैंग्वेज के बेसिस पे रीऑर्गेनाइजेशन नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे जो जेवीपी कमेटी थी ना, इन्होंने साफ साफ एक बात कही कि भाई हमें जो है लैंग्वेज एज अ बेस नहीं रखना चाहिए जब हम रीऑर्गेनाइज करें आपकी स्टेट्स को ना। उसके बाद फाइनली आपकी फैजी अली कमीशन बनकर आई इन दी 1953 दिसंबर में, जहां पे जो मेंबर्स थे वो फैजी अली चेयरपर्सन थे, एचएन कुंजरू और के एम पन्नीकर जो है वो इस कमीशन के मेंबर थे, ठीक है। और यहां पे इन्होंने बेसिकली जो रिकमेंडेशन करी थी आपकी कि भाई हमें लैंग्वेज के बेसिस पे रीऑर्गेनाइजेशन करना चाहिए, उस रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट कर लिया। तो यहां पे एक्सेप्ट किया लैंग्वेज एज द बेसिस ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स और उसके बाद आपका स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 आया। अब यहां पे अगर हम बात करें ये कैसे, ये बेसिस, इसका बेसिस क्या था, तो आंध्र प्रदेश पहला स्टेट था, वो पहला स्टेट बना जहां पे लैंग्वेज के बेसिस पे जो है लैंग्वेज के बेसिस पे बेसिकली स्टेट बना, यानी कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे वो जो है स्टेट फॉर्मेशन हुआ। तो आंध्र प्रदेश वाज द फर्स्ट स्टेट जो बेसिकली फॉर्म किया गया लैंग्वेज के बेसिस पे 1953 में। और ऐसा क्यों हुआ कि इंडियन गवर्नमेंट वाज ऑब्लाइज्ड कि उनको क्रिएट करना पड़ा आंध्र प्रदेश को, आंध्र प्रदेश स्टेट को, और वहां पे तेलुगु स्पीकिंग यानी कि लैंग्वेज बेसिस पे आंध्र प्रदेश बनाया, क्योंकि इतना ज्यादा पब्लिक प्रेशर था। तो पब्लिक प्रेशर से हमें देखने को मिला कि लोग जो है हंगर स्ट्राइक पे गए, 56 डेज के हंगर स्ट्राइक पे गए और जिसमें एक आध लीडर की डेथ भी हो गई। तो यहां पे देखने को मिला कि उस हंगर स्ट्राइक का नतीजा
पब्लिक का प्रेशर इतना ज्यादा था कि देश की सरकार को जो एक स्टेट बनाना पड़ा लैंग्वेज के बेसिस पे। एंड यस, एब्सोल्युटली करेक्ट, जो आपका आंध्र प्रदेश है वो पहला स्टेट है जो फॉर्म किया गया लैंग्वेज के बेसिस पे। तो नवंबर 1 नवंबर 1956 में क्या हुआ, आपके 14 स्टेट और 6 यूटीज बनाए गए। तो 14 स्टेट और 6 यूटीज आपके बन के तैयार हुए 1 नवंबर 1956 में। ठीक है, तो ये कुछ आपकी कमिटीज है जिन कमिटीज ने जो है पार्टिसिपेट किया स्टेट के रीऑर्गेनाइजेशन में। उसके बाद अगर हम स्टेट टेरिटरी की बात करें तो यहां पे आपको देखने को मिलेगा कि स्टेट टेरिटरी, इंडियन टेरिटरी जो है हमारे देश की जो टेरिटरी है एज पर आर्टिकल 1, ऑल स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज और टेरिटरीज टू बी एक्वायर्ड बाय इंडिया इन फ्यूचर। जो भी टेरिटरीज आपकी इंडिया एक्वायर करती है वो भी आपकी इसमें आएंगी। ठीक है, अब यूनियन ऑफ स्टेट, यूनियन ऑफ स्टेट में एक बात यहां पे कही गई, दैट इज इंडिया इज एन इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। तो लॉ बनाया गया स्टेट को फॉर्म करने के लिए कि भाई आप स्टेट बना सकते हो बाय सिंपल मेजॉरिटी और बाय ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस। ठीक है, रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था हमारे स्टेट्स का, जो रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था वो बेसिकली लैंग्वेज के बेस पे, ज्योग्राफी के बेस पे और आपके एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के बेस पे हुआ। तो करेंटली हमारे देश में 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, राइट। अब देखो इसमें आर्टिकल नंबर 1 क्या कहता है, कि करके आर्टिकल को समझेंगे। तो यहां पे देखो आर्टिकल नंबर 1 क्या कहता है, यूनियन ऑफ स्टेट्स, इंडिया इज नॉट द रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन द स्टेट। हमने जब ये स्टेट बनाया, जब हमने टेरिटरी डिसाइड करी, बाउंड्रीज डिसाइड करी, तो यहां पे साफ साफ कहा गया कि भाई इंडिया जो है, ऐसा नहीं है कि इंडिया स्टेट्स ने आपस में एग्रीमेंट कर लिया और इसलिए इंडिया जो है बन गया है, ऐसा नहीं है। It is not a result of agreement of states between agreement between the states. States do not have any right to secede from Indian territory. यहाँ पे इनफैक्ट जो स्टेट्स हैं, जो राज्य है ना, उनके पास ये अधिकार नहीं है कि वो अपने आप को इंडिया से अलग कर लें। They don't have that right कि आज हमारा मन है तो आज हम इंडिया के पार्ट हैं, कल हमारा इंडिया के पार्ट नहीं है। तो बेसिकली जब यूनियन ऑफ स्टेट्स हम कहते हैं इसको, तो यहां पे दिस इज वेल अंडरस्टूड कि स्टेट्स के पास अलग होने का राइट नहीं है और ना ही इंडिया रिजल्ट बन के आया है एज एन एग्रीमेंट कि भाई स्टेट्स के बीच में एग्रीमेंट था। अगर हम इन आर्टिकल्स को देखें, जो ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है जो बात करते हैं यूनियन और टेरिटरी की, तो सबसे पहला आर्टिकल कहता है कि नेम एंड टेरिटरी ऑफ यूनियन, दैट इज इंडिया। आर्टिकल 2 बात करता है कि कैसे एस्टैब्लिश करोगे या कैसे आप एडमिट करोगे एक नए स्टेट को। आर्टिकल 3 बात करता है कि कैसे नए स्टेट्स या फिर जो बाउंड्रीज हैं उनको अगर उनका एरिया ऑल्टर करना है या फिर एग्जिस्टिंग स्टेट्स की बाउंड्रीज को डिफाइन करना है, तो उसके लिए क्या होगा, कौन लॉ बनाएगा। और आर्टिकल 4 बात करता है कि जो लॉ आपका आर्टिकल 2 या आर्टिकल 3 में दिया है, प्रोवाइड फॉर द अमेंडमेंट ऑफ फर्स्ट एंड फोर्थ शेड्यूल एंड सप्लीमेंटल इंसिडेंटल एंड कॉन्सिक्वेंटल मैटर्स। एक एक करके इन सारे आर्टिकल्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे, स्टार्टिंग विद योर आर्टिकल नंबर 1। अब देखो आर्टिकल नंबर 1 बात कर रहा है यूनियन ऑफ स्टेट्स की। आर्टिकल 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर करता है दैट सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ इंडिया शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट। अब यहां पे चॉइस है फेडरेशन की, ठीक है। द चॉइस फॉर द फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर was made both for political and administrative reason, although the move to describe the constitution as federal failed। अब यहां पे जो बेसिकली एक मूव था कि हम जो है डिस्क्राइब करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन को एज फेडरल या फिर फेडरलिज्म एब्सोल्यूट रखेंगे हम, तो वो बेसिकली यहां पे फेल होता है। वाई? बिकॉज हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें फेडरल के भी फीचर्स हैं और यूनिटरी के भी फीचर्स हैं। और जब हम कहते हैं फेडरल के फीचर्स, तो फेडरल क्या कहता है, फेडरल का मतलब यह है कि भाई डिवीजन ऑफ पावर होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। और यूनिटरी का मतलब क्या है कि पावर सेंट्रिक, एक जने में एक पर्सन के पास पावर होती है, एक अथॉरिटी के पास पावर होती है,
या किसी एक पर्टिकुलर पावर को एक जगह सेंटर कर दिया है, पावर सेंट्रिक है। तो हमारा जो ये संविधान है इसमें इट इज अ ब्लेंड ऑफ बोथ, इट इज क्वाजी फेडरल, दैट इज व्हाई वी से क्वाजी फेडरल सिस्टम है हमारा। व्हाई? बिकॉज कहीं आपको सिंगल सिटीजनशिप से देखने को मिलेगा कि यूनिटरी फीचर है, वेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स आपको देखने को मिलेगा कि लिस्ट 7 में, शेड्यूल 7 अगर आप देखोगे लिस्ट दे रखी है, वहां पे डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है, तो फेडरल फीचर दिखेगा। तो यहां पे जो इस आर्टिकल में ये बात कही गई कि जो मूव था कि भाई हम कॉन्स्टिट्यूशन को फेडरल बनाएंगे, वो मूव तो यहां पे फेल हो गया। Why? Because we have declared in Article 1 that India shall be the union of states. Now these advantages are explained in the Constituent Assembly indicates two things. अब यहाँ पे देखो Constituent Assembly में से बहुत चर्चा हुई थी और दो बातें यहाँ से निकल के आती हैं। सबसे पहले that the Union of India is not a result of an agreement. कोई भाई एग्रीमेंट हमने किया नहीं है, कोई आपकी जैसे अमेरिकन फेडरेशन यूनिट हो गई या फिर हमने किसी स्टेट से कोई एग्रीमेंट तो किया नहीं, तो इट इज नॉट रिजल्ट ऑफ एनी एग्रीमेंट। एंड साथ में कहता है कि डिस्कशन इस बात का जो रिजल्ट, दो चीजें जो इंडिकेट होती हैं वो ये है, एक तो भाई हम किसी भी एग्रीमेंट का हम नतीजा नहीं है, और दूसरा कोई भी स्टेट जो है हमसे अलग नहीं हो सकता, किसी भी स्टेट के पास ये राइट नहीं है कि वो हमसे अलग हो सके। Now the name of Union of India, that is Bharat, the member of Union at present are states specified in the first schedule. ठीक है, तो यहाँ पे वो चीज आपकी फर्स्ट शेड्यूल में स्पेसिफाइड है। टेरिटरी ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें तो टेरिटरी फॉल करती है 3 कैटेगरीज में। पहली स्टेट टेरिटरीज, दूसरी यूनियन टेरिटरीज और तीसरी टेरिटरीज विच में बी एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, अब हुआ क्या कि कॉन्स्टिट्यूशन से पहले, 7th अमेंडमेंट से पहले 1956 में द यूनियन कंसिस्ट ऑफ स्टेट्स which were classified into 4 मेन कैटेगरीज। ठीक है, तो पहले 7th अमेंडमेंट से पहले क्या हुआ था आपका कि भाई यूनियन को डिवाइड कर रखा था, क्लासिफाई कर रखा था 4 कैटेगरीज में, पार्ट 1, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल। Thus, at the time of commencement, जब ये कॉन्स्टिट्यूशन आपका फोर्स में आया तो यूनियन कंसिस्ट ऑफ 10 पार्ट्स। ठीक है, यहां पे लगभग 10 पार्ट थे, 10 पार्ट ए थे, ठीक है, 8 पार्ट बी थे, 9 पार्ट सी थे और 1 पार्ट डी था। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में आया तो जो आपका यूनियन था उसको हमने सेवरल कैटेगरीज में बांट रखा था, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी। तो जब आपका कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में आया, जब कमेंट्स हुआ, तब उस टाइम पे आपके टोटल इतने पार्ट्स थे। फिर आपका 7th अमेंडमेंट आया, उसके बाद फिर हमने जो है 1 नवंबर 1956 में 14 स्टेट और आपके 8 यूनियन टेरिटरीज बनाए, राइट। 14 स्टेट्स और 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरी, 6 यूनियन टेरिटरीज को क्रिएट किया हमने 1 नवंबर 1956 में। ठीक है, नाउ अगर हम बात करें आर्टिकल नंबर 2 की, देखो तो आर्टिकल नंबर 1 कहता है सिंपल सा कि इंडिया शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स, राइट। आर्टिकल नंबर 2 बात करता है कि भाई कैसे आप एडमिट करोगे एक नए स्टेट को या फिर स्टैब्लिश करोगे एक नया स्टेट। आर्टिकल 2 प्रोवाइड करता है दैट पार्लियामेंट के पास ये पावर है, पार्लियामेंट में बाय लॉ, कानून के द्वारा एडमिट कर सकता है किसी भी यूनियन में या एस्टैब्लिश कर सकता है नए स्टेट्स उन टर्म्स एंड कंडीशन पे एज इट थिंक्स फिट। जैसा पार्लियामेंट को ठीक लगता है उन टर्म्स एंड कंडीशन पे वो एडमिट कर सकता है किसी भी यूनियन में या फिर नए स्टेट्स को भी एस्टैब्लिश कर सकता है। अब इसके रिस्पेक्ट में आर्टिकल 2 जो है वो 2 पावर देता है, पार्लियामेंट को 2 पावर देता है। पहली कि वो एडमिट कर सकता है इनटू यूनियन न्यू स्टेट्स, यूनियन में ही 2 स्टेट्स यूनियन में ही नए स्टेट्स को ऐड कर सकता है, एडमिट कर सकता है। और सेकंड पावर जो दी गई वो दी गई कि आप नए स्टेट ही बना सकते हो, पूरा एक नया स्टेट स्टैब्लिश कर सकते हो। ठीक है, अब जो ये वाली पावर थी कि आप एडमिट कर सकते हो यूनियन में नए स्टेट्स, ये पावर रेफर करती है कि भाई आप एडमिशन कर सकते हो स्टेट का विच आर ड्यूली फॉर्म्ड एंड स्टैब्लिश्ड एंड ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस। तो जो ये पहली पावर पार्लियामेंट को दी है कि आप यूनियन में नए स्टेट्स को ऐड कर सकते हो, दैट मीन्स वो पहले से ही एग्जिस्टेंस में है,
उसको ही आप बेसिकली एडमिट कर रहे हो। और जो ये सेकंड पावर है कि आप नए स्टेट्स को बना सकते हो, तो दिस रेफर्स टू द एडमिशन एंड फॉर्मेशन ऑफ स्टेट विच आर नॉट इन एग्जिस्टेंस, जो अभी तक एग्जिस्टेंस में नहीं है, अब एग्जिस्टेंस में आए हैं, पार्लियामेंट के पास पावर है, वो एक नया स्टेट बना रही है ऑल टुगेदर। ठीक है, तो इट इज टू बी नोटेड दैट आर्टिकल 2 जो है वो डील करता है एडमिशन से, जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं उसको हम एडमिट कर रहे हैं यूनियन में, या फिर स्टैब्लिशमेंट से कि भाई हम नया स्टेट बना रहे हैं, नया स्टेट हम लेकर आ रहे हैं इनटू यूनियन ऑफ इंडिया, विच में बी फॉर्म्ड ऑफ टेरिटरीज नॉट इंक्लूडेड इन द एग्जिस्टिंग स्टेट। जो अभी एग्जिस्टिंग स्टेट में है नहीं, अभी उसका एग्जिस्टेंस नहीं है, नया बन रहा है ऑल टुगेदर। राइट नाउ फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड ऑल्टरेशन ऑफ बाउंड्रीज, इसका क्या मतलब है? आर्टिकल 3 बात कर रहा है, आर्टिकल 2 में हमने देखा दो बातें, एक कि भैया एडमिशन हो रहा है यूनियन में स्टेट्स का, या फिर हम ऑल टुगेदर क्रिएट कर रहे हैं, स्टैब्लिश कर रहे हैं एक नया स्टेट। यहां पे बात हो रही है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड ऑल्टरेशन ऑफ बाउंड्रीज एक्सेट्रा ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स, जो ऑलरेडी इस टाइम पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। यूनियन आर्टिकल 3 क्या कहता है? अ न्यू स्टेट में बी फॉर्म्ड और एस्टैब्लिश्ड इन द फॉलोइंग वेज, इन 4 तरीकों से आप एक नया स्टेट बना सकते हो। कैसे? सेपरेट करके टेरिटरी को फ्रॉम एनी स्टेट, किसी स्टेट की टेरिटरी को आप सेपरेट कर दो, अलग कर दो, या फिर दो स्टेट्स को जोड़ दो, मिला दो, ठीक है, या यूनाइट कर दो कोई भी पार्ट किसी स्टेट का कि भाई अब ये 2 स्टेट एक हो गए हैं, ठीक है, या 2 या 2 से ज्यादा स्टेट एक हो गए हैं तो एक हमने स्टेट बना दिया। या फिर आप किसी भी टेरिटरी को किसी भी आप यूनाइट कर सकते हो कोई टेरिटरी किसी भी स्टेट के पार्ट में, तो फिर आपने एक नया स्टेट बना दिया। तो भाई एग्जिस्टिंग स्टेट में फॉर्म किया है आपने एक नया स्टेट, 2 स्टेट थे दोनों को जोड़ दिया, या 2 से ज्यादा स्टेट थे 2 स्टेट्स जोड़ दिए, पूरे चारों स्टेट्स को जोड़ दिया और एक नया स्टेट बना दिया। राइट, तो इन 4 तरीकों से ही आप एक नया स्टेट बना सकते हो। अब पावर किसके पास है? अगेन पार्लियामेंट के पास है। तो पार्लियामेंट आर्टिकल 3 के अंडर इंक्रीज भी कर सकती है, बढ़ा सकती है कोई एरिया किसी स्टेट का, या फिर डिक्रीज भी कर सकती है किसी भी स्टेट के एरिया को, ऑल्टर कर सकती है बाउंड्रीज को, चेंज कर सकती है नेम किसी भी स्टेट का। आर्टिकल 3 जो है वो बेसिकली डील करता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स आउट ऑफ द टेरिटरीज ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जो टेरिटरी है अभी एग्जिस्टिंग स्टेट्स की, उसमें से एक नया स्टेट बना रही है पार्लियामेंट। द पावर टू फॉर्म न्यू स्टेट्स अंडर आर्टिकल 3A इंक्लूड्स द पावर टू फॉर्म अ न्यू स्टेट or union territories by uniting any part or UT to any other state or UT. The word state in Article 3 clause A to E includes union territory also. जहां जहां पे state लिखा है आर्टिकल 3 में, उसमें आपका union territory भी इंक्लूड किया जाता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर करता है पार्लियामेंट को कि वो ऑल्टर कर सकती है बाउंड्रीज या फिर नाम किसी भी स्टेट का बिना कंसेंट के और कॉन्करेंस के। ठीक है, आपको किसी से कंसेंट लेने की जरूरत नहीं है, ये पार्लियामेंट को किसी से कंसेंट लेने की जरूरत नहीं है। फॉर्म कर सकती है नए स्टेट्स एंड ऑल्टर कर सकती है एरियाज, बाउंड्रीज, नाम किसी भी एग्जिस्टिंग स्टेट का बाय लॉ पास बाय सिंपल मेजॉरिटी। ठीक है, मैंने इसी वजह से आपको बताया था जब हम फीचर्स पढ़ रहे थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, मैंने बताया था कि आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक ब्लेंड दिखता है रिजिडिटी का और फ्लेक्सिबिलिटी का। दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल कि भाई सिंपल मेजॉरिटी से आप लॉ पास करके एक नया स्टेट बना सकते हो। तो कंडीशन लेट डाउन करी गई है फॉर मेकिंग द लॉ बनाने की, कानून बनाने की जो कंडीशन है वो पहली क्या है कि नो बिल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट और ऑल्टरेशन ऑफ बाउंड्रीज और नेम of the existing state shall be introduced in either house of the parliament except on the recommendation of the president. अब ऐसा कानून लाने के लिए कुछ कंडीशंस तो होंगी, तो ये कह रहा है कि जब तक प्रेसिडेंट साहब रिकमेंडेशन नहीं करेंगे तब तक बाउंड्रीज ऑल्टर करने की, नाम चेंज करने की या फिर नया स्टेट फॉर्म करने की आप बिल नहीं लेकर आ सकते किसी भी हाउस ऑफ पार्लियामेंट में। सेकेंडली, इफ द बिल अफेक्ट्स द एरिया, अगर वो बिल किसी एरिया को अफेक्ट करते हैं, किसी बाउंड्री को अफेक्ट करते हैं, नेम ऑफ द स्टेट को अफेक्ट करते हैं, तो प्रेसिडेंट से रिक्वायर्ड है टू रेफर द बिल टू द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट सो अफेक्टेड। तो जो भी स्टेट अफेक्ट हो रहा है उसके लेजिस्लेचर में कौन रेफर करेगा बिल? प्रेसिडेंट साहब बिल करेंगे
बिल जो है वो रेफर करेंगे उस स्टेट के लेजिस्लेचर के पास, ठीक है, जो अफेक्ट हुआ है, और उनसे जो है उनका ओपिनियन मांगेंगे कि भाई आपका क्या व्यू है विद इन अ पीरियड स्पेसिफाइड बाय द प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट उस स्टेट लेजिस्लेचर को वो बिल भेजेंगे और कहेंगे भाई आपका क्या व्यू है, जो स्टेट अफेक्टेड है उसको, उस स्टेट लेजिस्लेचर को, कि भाई आपका क्या व्यू है आप बता दो, ठीक है, आपका क्या व्यू है आप बता दो, इतना टाइम पीरियड आपके पास है। द प्रेसिडेंट में एक्सटेंड द पीरियड सो स्पेसिफाइड, प्रेसिडेंट चाहे तो टाइम पीरियड को एक्सटेंड भी कर सकते हैं। और अगर स्टेट लेजिस्लेचर टू विच द बिल हैज बीन रेफर्ड, जिसको ये बिल रेफर किया है, अपना व्यू एक्सप्रेस नहीं करता है उस टाइम गिवन टाइम पीरियड में जो स्पेसिफाइड है, जो एक्सटेंडेड है, तो बिल में बी इंट्रोड्यूस इन द पार्लियामेंट इवन दो द व्यू ऑफ द स्टेट हैज नॉट बीन ऑब्टेन्ड बाय द प्रेसिडेंट। तुमको टाइम दिया था, स्टेट लेजिस्लेचर को टाइम दिया था अपना व्यू बताने के लिए, अगर वो व्यू नहीं बता रहे हैं तो टाइम एक्सपायरी के बाद प्रेसिडेंट ने बेशक स्टेट से व्यू ऑब्टेन नहीं किया, उसके बावजूद भी वो जो है इंट्रोड्यूस कर सकता है पार्लियामेंट में उस बिल को। अगर स्टेट लेजिस्लेचर अपना व्यू एक्सप्रेस कर देता है, टाइम जो लिमिट दिया था कि भाई इतने टाइम के अंदर आपको अपना व्यू बताना है, उसके अंदर वो एक्सप्रेस कर देता है, तो पार्लियामेंट बाउंड नहीं है एक्सेप्ट करने के लिए, एक्ट अपॉन करने के लिए उस व्यू पे स्टेट के लिए, कि भाई स्टेट लेजिस्लेचर का ये व्यू आ गया है, अब हम बाउंड है, अब हम बाध्य हैं कि हमें इसको फॉलो ही करना पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। It is not necessary to make a fresh reference to state legislature every time an amendment to the bill is proposed and accepted. तो यहाँ पे कह रहा है कि ये भी जरूरी नहीं है, देखो अल्टीमेटली पार्लियामेंट करेगा जो उसको ठीक लगेगा एज ए थिंग्स फिट, बट एट द सेम टाइम अगर व्यू आ गया तो वो उससे बाउंड नहीं है। एंड सेकेंडली यहाँ पे कहता है कि हर बार फ्रेश रेफरेंस करने की जरूरत नहीं है। हर बार जब एक अमेंडमेंट होगा उस बिल में, अगर बिल में कोई अमेंडमेंट हो रहा है तो उसके लिए बार बार आपको एक्सेप्टेंस लेने की जरूरत नहीं है। Thus, it is very clear the very existence of the state depends upon the sweet will of the government. इससे क्या समझ में आता है कि भाई सरकार की मर्जी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की मर्जी है। The reason why such a power has been conferred on the union has already been explained in the preceding chapter, जो हमने डिस्कस किया आपका इससे पहले वाला चैप्टर, दैट इज प्रीएम्बल में हमने डिस्कस किया। These articles thus demonstrate the flexibility of Indian Constitution, as I have said it. Right? Simple majority or by ordinary legislative process, Parliament may form a new state, alter the boundaries, and change the names, etc. And thereby they can change the political map of India. तो Parliament सिंपल मेजॉरिटी या फिर ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस से आपका नए स्टेट फॉर्म कर सकता है, बाउंड्रीज को ऑल्टर कर सकता है, नाम चेंज कर सकता है, एंड देयर बाय वो पूरे पॉलिटिकल मैप को चेंज कर सकता है इंडिया की। राइट? तो ये कुछ आपके आर्टिकल 2 आर्टिकल 3 जो मैंने समराइज कर रखे हैं कुछ इस तरीके से कि आर्टिकल 2 बात करता है एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट्स इन द यूनियन और फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स, ये आपका इसकी आर्टिकल 2 बात करता है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मैंने इसको आगे भी एक्सप्लेन कर रखा है, लेकिन अगर हम आर्टिकल 3 की बात करें तो ये बाउंड्रीज जो है उसकी ऑल्ट्रेशन की बात करता है, डिक्रीज और इंक्रीज करने की बात करता है किसी भी स्टेट के एरिया की, या फिर टेरिटरीज को रीएडजस्टमेंट की बात करता है। नाम भी चेंज कर सकते हैं आर्टिकल 3 के अंदर स्टेट्स का। पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो फॉर्म कर सकता है स्टेट, ऑल्टर कर सकता है नाम बाउंड्रीज के, इवन विदाउट द कंसेंट ऑफ द स्टेट, बाय सिंपल मेजॉरिटी, बिना कंसेंट के, स्टेट की कंसेंट की जरूरत नहीं है, सिंपल मेजॉरिटी से जो है वो चेंज कर सकता है। Bill for the purpose has to be introduced in either house of the parliament only with the prior permission of the recommendation of the president. जब प्रेसिडेंट साहब रिकमेंड करेंगे तभी बिल पेश किया जाएगा। बिफोर रिकमेंडिंग अ बिल प्रेसिडेंट को रेफर करना होता है स्टेट लेजिस्लेचर को, कंसर्न जो अफेक्टेड है उसके व्यूज के लिए, ठीक, और उनको उनका व्यू देना होता है स्पेसिफाइड पीरियड में। प्रेसिडेंट पार्लियामेंट के जो है जो वो बाउंड नहीं है किसी भी स्टेट के ओपिनियन से या स्टेट के व्यू से, वो बाउंड नहीं है। एग्जिस्टेंस ऑफ द स्टेट डिपेंड्स अपॉन द विल ऑफ द पार्लियामेंट, कि भाई नया स्टेट है या फिर नहीं, ये सब आपका डिपेंड करेगा पार्लियामेंट की विल पे, एब्सोल्यूट विल पे। अगर हम बात करें फॉर्मेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स तो आसाम, ठीक है, आसाम बेसिकली बंगाल से सेपरेट हुआ आपका 1874 में, रीऑर्गेनाइज्ड एज आसाम इन 1912 और गेन स्टेटहुड ऑन 26 जनवरी 1950।
आंध्र प्रदेश फॉर्म किया गया 1953 में बाय टेकिंग आउट सम एरियाज एंड टेरिटरीज फ्रॉम द स्टेट ऑफ मद्रास। ठीक है, अब देखो कैसे कैसे ये स्टेट्स फॉर्म हुए हैं। तो मद्रास का कुछ एरिया और कुछ टेरिटरी निकाल के बेसिकली आपका आंध्र प्रदेश बनाया गया 1953 में। फिर महाराष्ट्र और गुजरात बनाया गया बॉम्बे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1960 से। बिहार बेसिकली 22 जनवरी 1912 में फॉर्म किया गया और इसको बंगाल से बेसिकली कार्व आउट किया गया था, बंगाल से निकाला गया था। स्टेटहुड गेन हुई थी 26 जनवरी 1950 को। उड़ीसा सेपरेट प्रोविंस बना आपका 1 अप्रैल 1936 को। स्टेटहुड गेन करी 1950 में और नाम चेंज हुआ फ्रॉम उड़ीसा टू उड़ीसा इन द ईयर 2011। ठीक है, पहले उड़ीसा था, उड़ीसा हो गया। ठीक है। तमिलनाडु मद्रास प्रेसिडेंसी reorganized as a state in 1950, renamed as Tamil Nadu in the year 1969. Kerala, former states as Travancore, Cochin and Malabar, इनको मर्ज कर दिया गया और एक पूरा स्टेट बना दिया गया, स्टेट ऑफ केरला। कर्नाटका, स्टेट ऑफ मैसूर was formed on 1st November 1956 by incorporating कन्नड़ स्पीकिंग पीपल। ठीक है, रीजन्स। फिर मैसूर को दोबारा से रीनेम किया गया कर्नाटका ऑन 1st नवंबर 1973। नागालैंड 1963 में क्रिएट किया गया एज अ स्टेट आउट ऑफ असम, असम से निकाला और सेपरेट किए नागा हिल्स एरिया को बाय द स्टेट ऑफ नागालैंड एक्ट 1962। हिमाचल प्रदेश क्रिएटेड बाय द मर्जर ऑफ 30 प्रिंसली स्टेट्स इन 1950। उसके बाद डिक्लेयर किया गया एज अ यूनियन टेरिटरी एंड देन अगेन गेन द स्टेटहुड ऑन 25 जनवरी 1971। पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया 1966 में जिसने क्रिएट किया हरियाणा स्टेट। ठीक है, और चंडीगढ़ एज यूटी आउट ऑफ पंजाब, पंजाब से आपका एक चंडीगढ़ स्टेट को एज अ यूनियन टेरिटरी बनाया। नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1970 बनाया जिससे मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा को जो है स्टेट्स बनाए गए 21 जनवरी 1972 को और मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश वर मेड यूटीज। ठीक है, फिर बाद में आपका मिजोरम को स्टेटहुड कन्फर कर दिया गया बाय द स्टेट ऑफ मिजोरम एक्ट 1986 और अरुणाचल प्रदेश को स्टेटहुड कन्फर कर दिया गया अरुणाचल प्रदेश एक्ट 1986 से। सिक्किम आपका 35th अमेंडमेंट एक्ट से बनाया गया एज एन एसोसिएट स्टेट। 36th अमेंडमेंट एक्ट हुआ जिसने एडमिट कर लिया इसको यूनियन ऑफ इंडिया में। ठीक है, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से कार्व आउट किया गया 1 नवंबर 2000 में बाय मध्य प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, तो छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से अलग कर दिया गया। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से निकाला गया 9 नवंबर 2000 को बाय उत्तर प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट और नाम चेंज कर दिया गया उसका अरुणाचल से उत्तराखंड ऑन 1 जनवरी 2007। तो पहले उत्तरांचल के नाम से जाना जाता था, अब उत्तराखंड के नाम से जाना जाता है 1 जनवरी 2007 के बाद। झारखंड कार्व्ड आउट, बिहार से निकाला गया झारखंड बिहार रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट से 15 नवंबर 2000 को। तेलंगाना को आंध्र प्रदेश से काटा गया। ठीक है, और 2 जून को 2014 को उसको एज अ स्टेट बना दिया। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख डेजिग्नेटेड एज यूनियन टेरिटरीज बाय जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। सो इस तरीके से आपके बेसिकली देश के स्टेट्स फॉर्म हुए एंड करेंटली वी हैव 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। So this was all about your Article 1, Article 2, Article 3 and Article 4. This is all about your union and territories की कौन सी कमिटीज इन्वॉल्व थी, ये हमारे लिए जानना जरूरी है। और उसके बाद आपका आर्टिकल्स क्या कहते हैं, राइट, किसके पास पावर है। सो इट इज पार्लियामेंट की स्वीट विल पे बेसिकली हम फॉर्म कर सकते हैं नए स्टेट्स या फिर ऑल्टर कर सकते हैं बाउंड्रीज को भी। With this, I would like to end the class. अगर आप मुझसे डायरेक्टली कम्युनिकेट करना चाहते हैं, कनेक्ट करना चाहते हैं, तो आप मुझे सर्च कर सकते हैं मेरे नाम से, श्रीमी श्रीवास्तव के नाम से, और आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम पे या फिर स्कैन करके डायरेक्टली रीच आउट कर सकते हैं। अगर आप किसी भी स्टेट जुडिशरी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, एपीयू की तैयारी कर रहे हैं, एडी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, सीबीआई एपीपी की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी स्टेट के जुडिशरी एग्जाम्स या लॉ रिलेटेड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो फिर आप चेकआउट कर सकते हैं पीडब्ल्यू का ऐप। इस क्लास की फ्री पीडीएफ मिलेगी आपको पीडब्ल्यू के ऐप में। आपको सर्च करना है पीडब्ल्यू के ऐप में, आपको सर्च करना है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं एब्सोल्युटली फ्री
इस बैच की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां पे क्लिक करके आप डायरेक्टली रीच आउट कर सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं सारे लेक्चर नोट्स, ये एब्सोल्युटली फ्री है, राइट? So this was all from my end in today's session. Thank you so much for joining me. See you in other session. Till then, take care. Bye bye. Thank you.